Good morning, all of you. Welcome back in Chemistry tutorial of Floating Yansala. Take education in rhyme because lotus flower is in slime. Today's chapter is chapter number 7, The Making of Regional Culture, Part 2. Classical dances. सवाल ये है कि ये जो क्लासिकल टर्म है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है इसे डिफाइन करना, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म जो कि क्लासिकल से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें क्लासिकल की तो हम इसमें डील करते हैं रिलीजियस थीम को। हम लोग कंसीडर करते हैं क्लासिकल में इसे, क्योंकि ये स्किल एक्वायर्ड करते हैं लॉन्ग, और जिसके मतलब स्किल एक्वायर करने में लॉन्ग ट्रेनिंग यानी लंबे समय की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो परफॉर्मेंस होता है इसका इसी पर बेस्ड होता है कि जितना बेस्ट अगर हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेस्ट हम इस क्लासिकल डांस में हो पाते हैं। इसमें वेरिएशंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि क्वेश्चन ये रहता है कि हमें ये चीज़ें सोचनी और ज़रूरी ध्यान में रखनी होती है कि ये जो डांसेस हैं, डांस फॉर्म्स हैं, ये क्लासिफाइड हैं एज फॉल्क में, और ये शेयर होते हैं सर्वल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स। सो क्लासिकल जो होते हैं ये सजेस्ट करते हैं खुद में सुपीरियरिटी को, लेकिन यह पूरी तरीके से ये बात सही नहीं होती है। तो कहने का मतलब होता है कि क्लासिकल डांस जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है इसे डिफाइन करना। ये रिलीजियस थीम पर बेस्ड होता है। उसके अलावे जो क्लासिकल डांसेस होती हैं ये सीखने में काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है और एक लंबे समय की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। उसके अलावे ये परफॉर्म की जाती है अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन। और भी बहुत सारे डांस फॉर्म हैं जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज क्लासिकल आज के प्रेजेंट समय में, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली जो केरला का है, ओडिसी जो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो मणिपुर का है। और ये फ्रेंड्स जो आप फिगर देख रहे हैं ये कथक डांसर्स का है, एक कोट पेंटिंग है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्लासिकल। क्लासिकल जो है हिस्टोरिकली रेफर किया जाता है कि ये एक ग्रेट वर्क होता है आर्ट एंड लिटरेचर का, और ये प्रोड्यूस हुआ है एंशियंट टाइम में, मतलब ग्रीस के में 5th और 4th सेंचुरी के दौरान। ये वह पीरियड था ग्रीस में जो कि ये विटनेस्ड है राइज ऑफ एथेंस टू अ preeminent position that culminate in the spectacular conquest of Alexander in the Near and Middle East up to the frontiers of India। मतलब ये वो समय था जब अलेक्जेंडर जो है इंडिया के कुछ मिडिल ईस्ट पार्ट को कन्क्वेस्ट करने के लिए आया था। और उस समय के ये आर्ट और लिटरेचर का समय है जिसे हम क्लासिकल बताते हैं। मतलब आर्ट और लिटरेचर में उस समय के जो ग्रेट वर्क्स हैं उसमें क्लासिकल के बारे में बताया गया है। और ये वो समय था जब ग्रीस जो है ग्रीट विटनेस था एथेंस के राइज होने का, और ये अपना एक प्रोमिनेंट पोजीशन बना रहा था उस समय। पेंटिंग्स फॉर पेट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। एक अनदर ट्रेडिशन उस समय डेवलप हो रहा था डिफरेंट तरीके से, जो कि मिनिएचर
पेंटिंग था। मिनिएचर्स का मतलब होता है, एज दियर वेरी नेम सजेस्ट, स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती थी। जनरली ये वाटर कलर के द्वारा बनाया जाता था, क्लोथ या फिर पेपर पर बनाया जाता था। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स थे, मतलब अर्लीस्ट मिनिएचर जो थे वो पाल्म लीफ पर या वुड पर बनाए जाते थे, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं, और जो कि जैना टेक्स्ट को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जो मुग़ल एम्परर्स हैं, मुग़ल एम्परर में अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये पेट्रोनाइज थे हाई स्किल्ड पेंटर्स के। मतलब इनके यहाँ दरबार में हाई स्किल्ड पेंटर्स हुआ करते थे, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट को भी इलस्ट्रेट करते थे और कंटेन करते थे हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोइट्री को। और ये जनरली पेंट करते थे ब्रिलियंट कलर में, और पोर्ट्रेट कोट सीन्स बनाते थे और सीन को भी कलर करते थे। उसके अलावा बैटल और हंटिंग को भी ये पेंटिंग में दिखाते थे और उन्हें कलर करते थे, और अदर सोशल लाइफ होता था उन्हें भी दिखाते थे पेंटिंग्स में। ये हमेशा, ये प्रायः गिफ्ट के थ्रू पेंटिंग्स एक्सचेंज होते थे, और काफ़ी गिने चुने लोगों द्वारा, जैसे कि एम्पेरर्स के द्वारा या फिर उनके क्लोज एसोसिएट्स के द्वारा, मतलब इन्हें व्यू किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल एम्पेरर डिक्लाइन करने लगा, बहुत सारे पेंटर्स जो हो गए मूव आउट टू द कोर्ट्स, मतलब कोर्ट से मूव करने लगे और इमर्ज होने लगे रीजनल स्टेट्स में, जैसा कि हमने चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो मुग़ल एम्परर जब डिक्लाइन करने लगा, तो ये जो पेंटर्स थे ये मूव करने लगे रीजनल स्टेट की तरफ, जिस कारण से जो मुग़ल आर्टिस्टिक टेस्ट थे उनका प्रभाव अब रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन और राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान पर भी पड़ने लगा। मतलब कि इनका प्रभाव जो है यहाँ पर जमना शुरू हुआ, डेक्कन, रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन में और राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान में। और उसी समय डेवलप्ड हुए इनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी। और बात करें जो पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स थे और कोर्ट सीन्स थे, ये भी सीन में आने लगे जब पेंट किया जाता था उस दौरान, मतलब पोर्ट्रेट रूलर्स के बाद, तो वो सीन को मतलब ड्राइंग में दिखाया जाने लगा, पेंटिंग में दिखाया जाने लगा। और जो मुग़ल एग्जाम्पल हैं इसके अलावा ये फॉर्म करते थे मिथोलॉजी को, पोट्री को डिपिक्ट करते थे सेंटर सच एज मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। तो बातें ये थी फ्रेंड्स कि अब जिस मिनिएचर पेंटिंग का मज़ा मुग़ल्स लेते थे या मुग़ल अपनी मर्ज़ी से बनवाते थे, तो ये अब रीजनल कोर्ट में भी इसका प्रभाव धीरे धीरे फैलने लगा जब ये डिक्लाइन होने लगा। उसके अलावा हम ये थीम्स जो थे, ये मैथोलॉजी या पोइट्री जो थी, अब हम लोग देखेंगे कि मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे भी टॉपिक्स या फिर सीन्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मिनिएचर पेंटिंग्स का रीज़न होगा, अनदर रीज़न में भी ये अट्रैक्ट होता जाएगा, क्योंकि होता ही इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था।
अट्रैक्टिव होता था, जिस कारण से इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हिमालयन फुट हिल्स के अराउंड मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और 17th सेंचुरी के लेट 17th सेंचुरी तक हिमालयन फुटहिल्स के रीजन में ये डेवलप्ड हो जाएगा। उसके अलावे ये बोल्ड और इंटेंस स्टाइल मिनिएचर का लेके आया जाएगा, जिसे हम बसोहली कहेंगे। ज़्यादातर जो पॉपुलर टेक्स्ट थे जो पेंट किए जाते थे, ये भानुदत्ता भानुदत्ताज रसमंजरी, नादिर शाह इन्वेजन और कन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739। 1739 रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट्स। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, इसमें अब जो पॉपुलर टेक्स्ट आएंगे पेंट पेंट के, वो आएंगे भानु दत्ता का रासमंजरी, नादिर शाह का इन्वेजन और कन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली 1739। और उसके अलावा अब माइग्रेशन दिखाई देने लगेगा मुगल आर्टिस्ट का, जो कि ये माइग्रेट करेंगे एस्केप ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्लेन्स। मतलब अब ये प्लेन्स की तरफ रुख करेंगे ये जो पेंटर्स होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि अब मुगल एम्पेयर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, तो ये रीजनल स्टेट की तरफ, हिमालयन फुटहिल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। और अब तो मैंने ये भी कहा कि ये प्लेन्स की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये अकबर रेस्टिंग ड्यूरिंग अ हंट, मुगल मिनिएचर है ये, जब अकबर शिकार पर आया था। उसके अलावा ये एक अनदर पेंटिंग है जो महाराणा राम सिंह टू का है, जो कि होली खेल रहे हैं, राजपूत मिनिएचर कोटा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग के, जो मिड 18 सेंचुरी में लाइट में आएगा। और कंगरा जो आर्टिस्ट होंगे वो डेवलप करेंगे एक स्टाइल और एक न्यू स्पिरिट को मिनिएचर पेंटिंग में। और इसके जो सोर्स होंगे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये होंगे वैष्णवीट ट्रेडिशन। यानी कि इसके जो इंस्पिरेशन पाए जाएंगे वो वैष्णव से जुड़े होंगे या वैष्णवी ट्रेडिशन से जुड़े होंगे। इसमें सॉफ्ट कलर, कूल ब्लूज और ग्रीन और लिरिकल ट्रीटमेंट थीम्स आएंगे। उसके अलावे ये डिस्टिंग्विश्ड करेंगे कांगड़ा पेंटिंग को। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो कांगड़ा आर्टिस्ट होंगे वो मिनिएचर पेंटिंग में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जैसे स्टाइल को भी डेवलप करेंगे। और इसमें इंस्पिरेशन के तौर पर होंगे वैष्णवी ट्रेडिशन। इसमें सॉफ्ट कलर के साथ साथ कूल ब्लू और ग्रीन जैसे एक लिरिकल ट्रीटमेंट थीम को मतलब इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बातें भी याद रखने वाली है कि ये जो ऑर्डिनरी वुमन होंगी और मेन होंगे, इनको भी अच्छे तरीके से पेंट किया जाएगा। और पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स और क्लोथ वर्क ऑफ आर्ट ये ओकेजनली ही सर्वाइव करेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे। अनलाइकली मिनिएचर्स जो होंगे दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड, और इन्हें काफ़ी मतलब अच्छे से रखा जाएगा और ताकि ये सेंचुरीज तक उसी तरीके से बना रहे। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी उसमें कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को ऐड किया जाएगा।
जिसमें डिफाइन किया जाएगा नॉर्मल मैन वुमेन के भी ड्राइंग को या फिर उनकी पेंटिंग्स को। और उसके अलावा ये जो पेंटिंग्स होगी ओकेजनली ही सर्वाइव की जाएगी, और मतलब किसी उत्सव पर या किसी भी फंक्शन पर ये चीज़ें कराई जाएगी या देखने को मिलेंगी। और इसमें ऑर्डिनरी मैन वुमेन को काफ़ी अच्छे तरीके से पेंट किया जाएगा। उसके अलावा पॉट्स को, वॉल्स को, फ्लोर्स को, कपड़ों को, इनका वर्क जो होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अ क्लोज लुक बंगाल, द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज। हम लोगों ने देखा कि प्रायः जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे रीजन में इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज जो कि बोला जाएगा लोगों के द्वारा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो बंगाल के पीपल होंगे वो हमेशा बंगाली बोलेंगे। जबकि इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि बंगाली जो होगी उनकी, बंगाली को अ, एक लैंग्वेज के रूप में डिराइव किया जाएगा जो कि संस्कृत टेक्स्ट से डिराइव किया जाएगा। उसके अलावा संस्कृत टेक्स्ट जो है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीस का है। सजेस्ट करेंगे दैट कि ये सजेस्ट किया जाएगा कि पीपल जो होंगे, पीपल ऑफ बंगाली, ये सांस्कृतिक लैंग्वेज, सांस्कृतिक लैंग्वेज को मतलब बोल नहीं पाते और थे, और हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज। तो इस कंडीशन में न्यू लैंग्वेज का इमर्जेंस कैसे होगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये जो रीजनल लैंग्वेज ये आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी जो बंगाली लैंग्वेज है, जबकि संस्कृत लैंग्वेज से ही ये डिराइव्ड होकर के आई थी बंगाली लैंग्वेज। और बंगाली लैंग्वेज को बोलने वाले जो उस रीजन के लोग थे वो मेनली बंगाली ही बोलते थे क्योंकि उन्हें बंगाली आती थी। लेकिन जो सांस्कृतिक लैंग्वेज है वो ये लोग नहीं बोल पाते थे। तो ये लैंग्वेज कैसे इमर्ज करती। तो अब बातें थी कि 4th सेंचुरी बीसीस में जो कॉमर्शियल टाइज थी, कॉमर्शियल टाइज की जो शुरुआत हुई बिटवीन बंगाल एंड मगधा, साउथ बिहार की बात हो रही है, तो ये मे हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। तो उस समय संस्कृत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। और 4th सेंचुरी के दौरान जब गुप्ता रूलर्स आएंगे तो इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल होगा नॉर्थ बंगाल और ये सेटलमेंट ऑफ ब्राह्मणास इन दिस एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ब्राह्मणों का सेटलमेंट। तो हम पाएंगे कि संस्कृत लैंग्वेज धीरे धीरे अपने प्रभाव को मतलब आगे बढ़ाएगी। उसके अलावा जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा मिड गंगा वैली से लेके मतलब मिड गंगा वैली में इनका लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा 7th सेंचुरी में जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वेन सांग, ये ऑब्जर्व करेगा कि ये जो लैंग्वेज है ये संस्कृत से रिलेटेड है और ये पूरे बंगाल में इस्तेमाल किया जाएगा। 8th सेंचुरी के दौरान बंगाल जो होगा एक रीजनल किंगडम का सेंटर बन जाएगा पालास के अंडर में। और 14 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में बंगाल जो होगा सुल्तान के द्वारा रूल किया जाएगा और जो कि इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली। ये चैप्टर 3 में इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे 1586 की, जब अकबर था। ये पेज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो पेज है एक पाल्म लीफ का मैन्युस्क्रिप्ट का, अर्लीस्ट बंगाली रामायण
लिखा गया है। ये मतलब रामायण का है, जो कि बंगाली में है, बंगाली लैंग्वेज। बंगाल को कन्क्वायर करने वाला अकबर 1586 में इसने कन्क्वायर किया और इसने फॉर्म किया न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल, जिसे सूबा कहा जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। जबकि जो पर्शियंस थे, इनका जो लैंग्वेज था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बंगाली था, और जो कि एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में उभरा। यहाँ तक कि जो 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप के डायलैक्ट्स थे, ये यूनाइटेड हो गए कॉमन लिटरेसी लैंग्वेज के द्वारा, जो कि एक स्पोकन लैंग्वेज था वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं। हालांकि बंगाली जो है ये डिराइव्ड होता है संस्कृत से, और ये पास्ट हुआ सर्बल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, और काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन के दौरान ये अब हमारे सामने है। और एक वाइड रेंज था नॉन संस्कृत वर्ड्स का, और ये डिराइव्ड किया गया है एक वैरायटी ऑफ सोर्सेस से जो इंक्लूडेड थे ट्राइबल लैंग्वेज के द्वारा। पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं, ये एक पार्ट है मॉडर्न बंगाली का। तो जो पर्शियन और यूरोपियन लैंग्वेज होंगे, वो मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज के पार्ट बन जाएंगे। जो अर्ली बंगाली लिटरेचर्स हैं, ये डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में। एक जो कि इनडेविएटेड है संस्कृत, और दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ इट, ये मतलब खुद में स्वतंत्र है। पहला जो इंक्लूडेड ट्रांसलेशंस हैं ऑफ द संस्कृत इपिक्स के, और ये जो मंगल काव्य हैं, जैसे लिटरेरी ऑस्पिशियस पोएम्स, ये डील करते हैं विथ लोकल डेटीज को, मतलब कि ये लोकल डेटीज के बारे में बताते हैं। उसके अलावा भक्ति लिटरेचर, जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, लीडर ऑफ वैष्णवा भक्ति मूवमेंट, चैप्टर 6। तो हमने फ्रेंड्स पहले ही इसके बारे में पढ़ा है। तो मैंने बताया कि ये जो बंगाली लिटरेचर था, अर्ली बंगाली लिटरेचर, ये दो पार्ट में बटा हुआ था। एक जिनको डेप्ट करते थे संस्कृत से, मतलब ये संस्कृत से आया था, और एक खुद में इंडिपेंडेंट था। और जो फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन था संस्कृत इपिक्स का, वो था मंगल काव्य। और भक्ति लिटरेचर उसके जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा, लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, चैप्टर 6। और जो सेकेंड इंक्लूडेड था, इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर से जो जुड़ा था, जैसे कि सॉन्ग ऑफ मायनामती, मायनामती के अलावा गोपी चंद्रा, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप, और जिसमें धर्म धर्म ठाकुर के वर्शिप्स थे, और फेयरी टेल्स, और उसके अलावा फॉल्क टेल और बैलेड्स के बारे में बताया जाता है ना सेकेंड वाले मतलब लिटरेचर में। तो इस तरीके से ये दो पार्ट में बटा हुआ था। मायानामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर। तो जो नाथ्स थे, ये बहुत सारे योगिक प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए थे। इनकी ये जो पार्टिकुलर सॉन्ग थे, जो कि प्रायः इनैक्टेड थे, हाउ मायानामती जो कि रानी थी, ये बढ़ावा देती थी अपने सन गोपी चंद्र को कि ये अडॉप्ट करे पाथ ऑफ एसेंथिसियम इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स, कि वो जो है एसेंथिशियम के पाथ को
एडॉप्ट करे और फेस करे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को। जो धर्मा ठाकुर थे, ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर रीजनल डेटी थी, ऑफन वर्शिप, जिसकी ये पूजा करते थे। धर्मा ठाकुर एक पॉपुलर रीजनल डेटी थी जिसकी ये पूजा करते थे, एक स्टोन और पीस ऑफ वुड के फॉर्म में। मतलब ऐसा कहा जा सकता है एक पत्थर या एक लकड़ी की पूजा वो करते थे, जो कि वहाँ का एक पॉपुलर रीजनल डेटी थी। जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करने वाला टेक्स्ट था, ये आर इजियर टू डेट। इसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे जो कि इंडिकेट करते थे देवर कंपोज्ड बिटवीन। मतलब कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी के टेक्स्ट थे, इसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे और ये बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को इंडिकेट करते थे जो कि कंपोज किए गए थे लेट 19th सेंचुरी और मिड 18th सेंचुरी के दौरान, और जो कि बिलोंग करते थे सेकंड कैटेगरी से, जो सर्कुलेटेड था ओरली, और ये प्रिसाइजली डेटेड हो सकता था। ये पार्टिकुलरली पॉपुलर थे ईस्टर्न बंगाल में, और इनका जो इन्फ्लुएंस था ये ब्राह्मणास पर था, वो रिलेटिवली वीक थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी पार्ट 3 के साथ। ओके, थैंक यू।